नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रात का अंधेरा जब चारों ओर फैल जाता है, जब पेड़ पौधे भी थककर सो जाते हैं, जब हवा की रफ्तार भी थम जाती है, तब इंसान करवटें बदल रहा होता है। आंखें बंद होती हैं, पर मन जाग रहा होता है। कभी बीते दिनों की चिंता, कभी आने वाले कल की फिक्र, तो कभी खुद से ही एक लंबी बहस। शरीर तो थक जाता है, लेकिन मन वो तो दौड़ता ही रहता है। शायद इसलिए नींद आती नहीं, या आती है तो अधूरी होती है। शांति भरी नींद सिर्फ सोने की बात नहीं है, ये उस सुकून की तलाश है जो हमारी आत्मा को सुला सके। ये उस खालीपन को भरने की कोशिश है जो हमारे भीतर चुपचाप घर कर गया है। तो आइए चलें उस रास्ते पर जहां नींद सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सुकून भरा एहसास बन जाए। शांति भरी नींद, एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों को ही नहीं, दिल को भी सुला दे। रामलाल गांव का सबसे मेहनती किसान था, पर पिछले कुछ वर्षों से वह बेचैन रहने लगा था। उसके मन में कई तरह की उलझनें पलने लगी थीं। खेती का मुनाफा कम हो गया था, बच्चे पढ़ाई छोड़कर शहर जाना चाहते थे और आस पड़ोस के लोग ताने देने लगे थे, रामलाल अब तेरी खेती में पहले जैसी बात नहीं रही। रामलाल चुप रहता, मगर उसके भीतर हर रोज एक तूफान उठता। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? कहीं बच्चों की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहा? अगर सब बेचकर शहर चला गया तो क्या होगा? अगर खेत छोड़ दूं तो बाप दादा की जमीन का क्या होगा? सोचता था, पर फैसला नहीं कर पाता। दिन भर खेत में हल चलाते हुए उसका मन सवालों की रेत में धंसता चला जाता। एक दिन का मोड़, एक सुबह वह अपने बैलों के साथ खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठे एक बूढ़े साधु पर उसकी नजर पड़ी। साधु का चेहरा शांत, नजरें स्थिर और मन जैसे किसी और दुनिया में हो। किसान रुका। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, रामलाल, मन बहुत भरा हुआ है, चल बैठ। रामलाल चौंक गया। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम की क्या बात है? तेरी आंखें बता रही हैं कि तू थक गया है, शरीर नहीं मन से। रामलाल चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु ने पूछा, क्यों परेशान है? रामलाल ने अपने जीवन की सारी उलझनें खोल कर रख दी। खेती की चिंता, बच्चों का भविष्य, जमीन का मोह, लोगों की बातें, और सबसे बड़ी बात, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? साधु ने ध्यान से सुना, फिर कहा, सुन, एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में दो जानवर रहते थे, एक गधा और एक ऊंट। एक दिन उन्हें जंगल से बाहर निकलना था, लेकिन दो रास्ते थे। ऊंट बोला, चलो बाएं चलते हैं। गधा बोला, नहीं, दाएं सही है। दोनों डर गए। अगर रास्ता गलत निकला तो क्या होगा? अगर भेड़ी आ गए तो बी, अगर वापस लौटना पड़ा तो लोग क्या कहेंगे? और फिर दोनों वहीं बैठ गए, सोचते रहे। दिन चढ़ गया, रात आई, भेड़िए आए और दोनों को खा गए। रामलाल की आंखें फैल रहीं। बाबा, इसका मतलब क्या हुआ? साधु ने जवाब दिया, जब तक तू बैठेगा और सोचेगा, तब तक उलझनें तुझे खा जाएंगी। जैसे ही तू एक कदम उठाएगा, चाहे गलत ही क्यों न हो, रास्ता अपने आप खुलने लगेगा। उलझनें हमेशा डर से जन्म लेती हैं, और डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं। रामलाल ने गहराई से सुना। साधु ने और कहा, तेरे सवालों के जवाब तुझ में ही हैं, पर जब तक तू हिम्मत से चल नहीं पड़ेगा, जवाब तुझे दिखाई नहीं देंगे। खेती छोड़ेगा तो पछताएगा, पकड़ कर बैठेगा तो घुटेगा। अब तय कर, क्या कर सकता है तू, और क्या लोग चाहते हैं, उनमें क्या फर्क है? रामलाल की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा वह उलझनों में नहीं था, बल्कि खुद को फैसले लेने से रोक रहा था। उसने साधु के चरणों में झुककर कहा, आपने तो मेरी सारी गांठें खोल दी बाबा। रामलाल अगली सुबह खेत पर पहले से भी जल्दी पहुंचा। उसने एक छोटा सा नोटबुक खरीदा और उसमें लिखा, आज से मैं उलझन नहीं, समाधान सोचूंगा। उसने अपने बच्चों से खुलकर बात की, तुम्हें शहर जाना है जाओ, मगर खेत मेरा स्वाभिमान है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे आधुनिक बनाऊंगा। बच्चों को पिता की बात में आत्मविश्वास दिखा। उन्होंने भी सोचा, पापा जैसा सोचना हमें कभी नहीं सिखाया गया। कुछ वर्षों में रामलाल ने अपने खेत में जैविक खेती शुरू की, सरकारी योजनाओं से जुड़ा और गांव में किसानों को सिखाने लगा कि उलझनों का हल बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उलझन कभी बाहर नहीं होती, वह हमारे अंदर होती है। जहां डर होता है, जहां लोगों की परवाह होती है, जहां हम फैसले लेने से डरते हैं। पर जैसे ही हम एक कदम बढ़ाते हैं, रास्ता दिखने लगता है, मन हल्का होने लगता है और जीवन सरल बन जाता है। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी दुकान थी। नाम था हरि जनरल स्टोर। दुकान के ऊपर लगे साइन बोर्ड की स्याही अब उड़ने लगी थी, मगर जो चीज कभी नहीं बदली वो थी इस दुकान के मालिक हरिशंकर की आदतें। हरिशंकर 55 वर्ष का एक सीधा सादा आदमी था। सुबह जल्दी उठकर दुकान पर जाता, वही पुरानी लकड़ी की गद्दी पर बैठता
दिन भर तेल, साबुन, नमक, चाय पत्ती बेचता और शाम को घर लौट आता। न किसी से बहस, न किसी से लालच। उसकी दुनिया सिमटी हुई थी, दुकान, घर और उसकी पत्नी मीरा। मीरा को शिकायत नहीं थी, मगर चिंता हमेशा रहती थी। हरी, अब इस दुकान से गुजारा मुश्किल हो गया है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटा कॉलेज जाना चाहता है, जरा कुछ बड़ा सोचो। हरी सिर हिलाकर मुस्कुरा देता, मगर मन में उलझनें शुरू हो जाती। वह जानता था कि वक्त बदल रहा है। अब लोग बड़े मॉल्स में जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन वह खुद को बदल नहीं पा रहा था। उसे डर लगता था, क्या नया काम कर पाऊंगा? अगर कोई उधारी ले गया तो? अगर दुकान बंद करके फेल हो गया तो? उसने कभी किसी से उधार नहीं लिया था। पुराने ग्राहक आज भी कहते थे, हरी भाई, तुम जैसे दुकानदार अब नहीं मिलते। लेकिन तारीफ से पेट नहीं भरता। मीरा के तानों ने अब बातों से आगे बढ़कर मौन ने बदलना शुरू कर दिया था। एक दिन हरिशंकर के पास एक ग्राहक आया। मोहन गांव से शहर आया था और अब खुद का किराना गोदाम शुरू करना चाहता था। उसने कहा, हरी भैया, आप चाहो तो अपने दुकान मेरे गोदाम से जोड़ लो। मैं थोक में माल सस्ता दूंगा, आप आगे बेचो, प्रॉफिट दोगुना होगा। हरिशंकर कुछ नहीं बोला। मोहन ने बिजनेस प्लान समझाया, मुनाफे के आंकड़े दिखाए और अंत में कहा, ये वक्त है बदलाव का, सोच लो। मोहन चला गया, मगर हरिशंकर के मन में मानो कोई पुरानी दीवार दरकने लगी थी। उस रात वह दुकान के पुराने गल्ले के पास बैठा रहा। उसके हाथ में चाय का प्याला था जो अब ठंडा हो चुका था, मगर उसके मन में सवाल दर्म थे। अगर मैं नया काम शुरू करूं और सब गड़बड़ हो गया तो? ये दुकान तो मेरी पहचान है। अगर लोग कहने लगे कि हरी अब बदल गया तो क्या करूंगा? और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मीरा सही है, बच्चे क्या खाएंगे? हरी के मन में एक नहीं 100 उलझनें थीं। उसका पूरा शरीर बहा था, लेकिन सोच किसी सूने मैदान में भटक रही थी। तभी एक ग्राहक आया जिसने पहले भी उधारी ली थी। बोला, हरी भैया, 100 रुपए की चाय पत्ती दे दो, कल पैसे दे जाऊंगा। हरिशंकर ने देखा, ग्राहक की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। उसने चाय पत्ती दी, मुस्कुराया और वापस बैठ गया, मगर अब एक अजीब बेचैनी होने लगी थी। वह बोला, मैं क्यों सबका भरोसा निभाता रहा और खुद से एक बार भी नहीं पूछा मैं क्या चाहता हूँ? अगले दिन हरी बिना किसी से कुछ कहे सीधे मोहन की दुकान पर पहुंचा। मोहन ने उसे देखकर कहा, सोच लिया क्या? हरी कुछ नहीं बोला। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर लिखा था, मैं अब सिर्फ दुकान नहीं चलाऊंगा, मैं अब जीवन चलाऊंगा। उसने मोहन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ हफ्तों बाद हरी की दुकान बदल गई। अब वहां छोटे पैक के साथ थोक के सामान भी आने लगे। उसने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की। पड़ोस के लोगों से कहा, अब आप फोन करो, मैं खुद सामान पहुंचा दूंगा। शुरुआत में बहुत से पुराने ग्राहक बोले, अरे हरी भाई, ये क्या नया चौंचला है? लेकिन मीरा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, हरी, अब तो मैं वक्त की बात मान ली। हरिशंकर ने एक दिन अपनी पुरानी गद्दी से उठकर सामने खड़े अपने बेटे से कहा, बेटा, जब मन उलझे ना तो छोटे निर्णय ले लो, धीरे धीरे उलझन खुद सुलझ जाती है। मैंने पहली बार डर को नहीं, जरूरत को सुना। उस रात वह जल्दी सो गया। बहुत दिनों बाद उसकी नींद गहरी थी, क्योंकि इस बार उसे सपनों में कोई उलझन नहीं, बल्कि एक नई सुबह दिख रही थी। हरिशंकर की दुकान अब नई रफ्तार पकड़ने लगी थी। मोहन के गोदाम से जुड़ने के बाद थोक माल आने लगा, जिससे छोटे दुकानदारों के बीच उसका नाम फैलने लगा। पुराने ग्राहक अब आश्चर्य में थे कि यह वही हरी है जो कभी हाथ से बिल लिखा करता था, अब मोबाइल ऐप से ऑर्डर ले रहा है। शुरुआत में कुछ मुश्किलें आईं। सबसे पहले वही हुआ जिसका डर हरी को हमेशा से था, मोहल्ले वालों की बातें। अब तो हरी भी बड़ा आदमी बन गया है, देखो कितना बदल गया। पहले तो बात बात में उधारी दे देता था, अब तो बिल मांगता है। हम तो समझते थे कि हरी सीधा आदमी है, पर अब तो वो भी कमाने के चक्कर में पड़ गया। हरिशंकर चुप रहता, लेकिन मन का कोना कोना इन बातों से छिलने लगता। शाम को घर आता तो मीरा उसकी आंखों में थकान पड़ लेती। एक दिन बोली, तुम्हें लोग क्या कह रहे हैं ये मत सोचो, ये देखो कि अब तुम अपने बच्चों को क्या दे पा रहे हो। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती। हरी ने पहली बार मीरा को पूरी तरह समझा। वह जानता था कि अब वह सफर शुरू हो चुका है जो बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। उसने खुद से वादा किया, मैं रुकूंगा नहीं, पर इतना जरूर ध्यान रखूंगा कि मेरे बदलने से मेरे संस्कार न बदलें। वो उधारी अब बंद कर चुका था, लेकिन किसी बूढ़े या जरूरतमंद को वो आज भी चुपचाप सामान थमा देता था। दुकान की परतें बदल रही थीं, लेकिन हरिशंकर की आत्मा वैसी की वैसी थी। समस्याएं यही नहीं रुकी। एक दिन मोहन ने आकर कहा, हरी भैया, हमें अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, नहीं तो दूसरे व्यापारी हमसे आगे निकल जाएंगे।
आपको भी 25 रुपए लगाने होंगे। हरिशंकर चौंक गया, इतने पैसे? अभी तो नई शुरुआत की है मोहन। मोहन बोला, भैया जो आज नहीं बदलता कल वही पछताता है। आप छोटे छोटे फैसले लेते रहिए, बड़ा बदलाव धीरे धीरे होगा। हरिशंकर उस रात फिर वही पुराना दल्ला खोलकर बैठा जहां पहले उलझने रखता था। इस बार डर नहीं था पर एक संकोच था, कहीं ये तेजी मेरी शांति को तो नहीं छीन लेगी। उसी वक्त उसका बेटा मनोज पास आकर बोला, पिताजी क्या मैं आपकी दुकान को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से जोड़ दूं? हरिशंकर ने उसे देखा, वही मनोज जो कभी शिकायत करता था कि पिताजी पुराने जमाने में जीते हैं, अब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार था। हरिशंकर को लगा कि उसके छोटे फैसलों ने घर में रिश्तों को भी नया मोड़ दे दिया है। कुछ हफ्तों में हरि जनरल स्टोर अब मोबाइल ऐप पर आ गया था। गांव के लोग जहां बड़ी दुकान वालों पर निर्भर थे, वहां हरिशंकर अब उनका भरोसेमंद डिलीवरी वाला बन चुका था। उसके पास 2 लड़के काम करने लगे, एक छोटा वाहन भी खरीद लिया गया, पर एक उलझन अभी भी बाकी थी, समाज। गांव के प्रधान ने एक बार बुलाकर ताना मारते हुए कहा, हरि तुम अब बहुत ऊंचा उड़ने लगे हो। हमें लगता था कि तुम सरल आदमी हो, लेकिन अब तो बड़ी बातें करने लगे हो। हरिशंकर चुपचाप सुनता रहा, मगर उस दिन पहली बार उसने कुछ बोला। बड़ा बनने में बुराई नहीं, बशर्ते कि अपने भीतर छोटा ना हो जाऊं। मैं वही हूं जो पहले था, पर अब हालात ने मुझे बदलना सिखा दिया है। ये सुनकर प्रधान ने कुछ नहीं कहा, पर पूरे गांव में बात फैल गई। हरि अब जवाब भी देने लगा है। इस बदलाव ने हरिशंकर के भीतर के डर को पूरी तरह खत्म कर दिया। पहले वह उलझनों से डरता था, अब वह उन्हें पहचानता था। उसने एक रजिस्टर में अपनी हर बड़ी उलझन लिखी और उसके आगे एक छोटा सा निर्णय दर्ज किया। उलझन, दुकान में घाटा हो रहा है। निर्णय, मोहन से साझेदारी की उलझन, लोग क्या कहेंगे। निर्णय, मीरा की बात सुनी, खुद पर भरोसा किया। उलझन, बेटा शहर जाना चाहता है। निर्णय, दुकान को ऐसा बनाया कि बेटा खुद साथ जुड़ गया। हर पन्ना अब उसे उसकी जीत की याद दिलाने लगा। वह अब दूसरों की बातों से नहीं, अपनी सोच से संचालित होता था। एक शाम वह दुकान के बाहर बैठा था, चाय की प्याली सामने थी। उसी वक्त एक पुराना ग्राहक आया जो कभी उसे पुराना समझकर छोड़ गया था। उसने कहा, हरी भाई सुना आपने अब होम डिलीवरी करते हैं, मेरी दुकान में भी थोड़ा सामान सप्लाई करवा सकते हैं। हरिशंकर मुस्कुराया, जरूर भाई, पहले चाय तो पी लो। वह जानता था कि ये वही लोग हैं जो कभी हंसते थे और अब सीखने आ रहे हैं। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस इतना तय किया, अगर मैं थोड़ा थोड़ा बदलता रहूं तो वक्त से आगे चल सकता हूं। उसने मन ही मन कहा, ओरिजिनल कोई बड़ी चीज नहीं, वे तो बस हमारे भीतर का डर होती है, जिसे हम सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। जैसे ही एक छोटा कदम लेते हैं, वह डर फुस हो जाता है, जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है। हरि अब व्यापार सिखाने लगा था। मोहल्ले के छोटे दुकानदार उसे गुरु मानने लगे थे। मीरा अब उसकी साझेदार बन गई थी और मनोज उसका तकनीकी सहायक। कभी जो गल्ला सिर्फ नोट और सिक्कों से भरा होता था, अब उसमें आत्मसम्मान भी था। हरिशंकर ने आखिरी बार उस रजिस्टर में लिखा, जब भी उलझन आए याद रखो, हर उलझन का हल एक छोटे निर्णय में छिपा होता है। बस डर को दरवाजे के बाहर छोड़कर भीतर झांकना पड़ता है। उस दिन वह दुकान बंद कर घर लौटा। मीरा ने कहा, आज मुस्कान ज्यादा गहरी है। हरि ने जवाब दिया, क्योंकि आज उलझन नहीं थी, बस काम था, और जब काम सच्चे मन से हो तो उलझनें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। पुराने शहर के बीचों बीच एक 2 मंजिला मकान था, जिसके बाहर एक नीम का पेड़ खड़ा था, और उसी की छांव में बैठकर अजय घंटों अपनी किताबें पढ़ा करता था। वो भी कॉम का अंतिम वर्ष का छात्र था और उसके सपनों की दुनिया उसके सिर के ठीक ऊपर उड़ती रहती थी। बड़ी नौकरी, दिल्ली की बड़ी बिल्डिंगें और माँ को आरामदायक जीवन देना, लेकिन उसके सपनों के नीचे जमीन पर बैठा एक व्यक्ति हमेशा उसकी सोच से उलझा रहता था, उसके पिता जगदीश शर्मा। जगदीश एक छोटे स्तर के मुनीम थे। साइकिल पर रोज सुबह शहर के सरकारी ऑफिस में फाइलें जमा करना और शाम को घर लौटते हुए सब्जी ले आना, यही उनकी दुनिया थी। पुराने ख्याल, कड़क मिजाज और शब्दों में सख्ती भरी हुई। अजय को लगता था कि उसके पिता कभी उससे खुश नहीं होते। किताबें पढ़कर क्या करेगा तू, जिंदगी तजुर्बे से चलती है, किताबों से नहीं। तू आज भी नल ठीक से नहीं चला सकता और बोलता है कि बैंक मैनेजर बनेगा। सपनों से पेट नहीं भरता बेटा, हाथों में हुनर चाहिए। हर दिन हर बात में पिता की बातें जैसे अजय की आत्मा को चीर देती। अजय अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह सोचता, क्या मैं वाकई गलत हूँ? क्या मैं कभी अच्छा बेटा बन पाऊंगा? उसके दोस्तों को लगता था कि अजय मजाकिया है, पढ़ाई में तेज है, मगर कोई नहीं जानता था कि वो हर रात सिरहाने आंसू लेकर सोता है। माँ से कहता,
माँ पापा को मुझसे क्या परेशानी है? माँ बस यही कहती, बेटा तेरे पापा ऐसे ही हैं। माँ बस यही कहती। प्यार जताना नहीं आता, पर अजय को लगता था कि यह कोई बहाना है। उसे लगता कि जगदीश कभी नहीं समझेंगे कि आज की पीढ़ी क्या चाहती है। समय बीतता गया, कॉलेज का अंतिम वर्ष था। अजय ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन भेजा था और एक दिन जब वो पत्र आया, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर अ 3-month इंटर्नशिप इन मुंबई, तो अजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह भागता हुआ पिता के पास गया, उनका हाथ थामा और कहा, पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। जगदीश ने अखबार से नजरें हटाई, चश्मा नीचे किया और पूछा, मुंबई इतने दूर क्यों जाना है? पढ़ाई के बीच ये नौकरी का क्या काम है? घर में क्या काम नहीं है? अजय की मुस्कान वहीं रुक गई। उसने चुपचाप अपना पत्र वापस जेब में रखा और कमरे में चला गया। उस दिन पहली बार उसने कमरे की दीवारों को घूंसे मारे, तकिए में चेहरा दबाकर चिल्लाया और खुद से कहा, अब बहुत हुआ, मैं अब सिर्फ वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अगले दिन उसने मुंबई जाने का तय कर लिया। माँ ने जाते वक्त पैसे दिए और कहा, बेटा नाराज मत होना, पापा का तरीका अलग है, मगर दिल साफ है। अजय कुछ नहीं बोला। उसने ट्रेन पकड़ी और पहली बार घर से दूर चला गया। मुंबई की भीड़ में वो खो नहीं गया। इंटर्नशिप में जान लगा दी, समय पर पहुंचना, रिपोर्ट तैयार करना, टीम से तालमेल रखना। वह सब कुछ सीखने लगा जो किताबों में नहीं था। लेकिन हर रात जब वह अपने छोटे से पीजी रूम की खिड़की से शहर की लाइटें देखता, तो उसकी आंखें एक ही चेहरे को ढूंढती, अपने पिता का। वह सोचता, क्या पापा ने मेरी ट्रेन छूटने के बाद एक बार भी मुझे याद किया होगा? एक दिन कंपनी में उसे ऑफिस का एक केस स्टडी दिया गया, रिश्तों में संवादहीनता से व्यावसायिक नतीजों पर क्या असर पड़ता है। वह चौंका, उसे लगा जैसे यह केस उसके घर का हो। उसने केस स्टडी नहीं, अपने दिल का हाल लिखा। जब दो लोग एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, तो शब्दों से ज्यादा खामोशी नुकसान करती है। रिश्ते भी व्यापार जैसे होते हैं, जब निवेश बंद हो जाता है तो भाव गिरने लगते हैं। उसकी रिपोर्ट को पूरे विभाग में सराहा गया। मैनेजर ने बुलाकर कहा, तुम किताबों से नहीं, जीवन से लिखते हो अजय। अजय की आंखों में नमी थी। उस दिन उसने पहली बार पिता को पत्र लिखा। पत्र में शब्द थोड़े थे, भाव गहरे। पापा, मैं यहाँ अच्छा कर रहा हूँ। आपके जैसे अनुशासन ने ही मुझे ये सिखाया कि समय की कद्र क्या होती है। शायद मैं आपको कभी समझ नहीं पाया, शायद आपने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं अब जान गया हूँ। आप मुझसे नाराज नहीं थे, बस मुझे मजबूत बनाना चाहते थे। जल्द लौटूंगा, आपका बेटा अजय। पत्र पोस्ट करने के बाद उसका मन हल्का हो गया। 3 महीने पूरे हुए। अजय ने इंटर्नशिप पूरी की, लेकिन एक नौकरी का प्रस्ताव लेकर लौटा। वही कंपनी उसे अब स्थायी रूप से रखना चाहती थी, लेकिन अजय ने नहीं कहा हाँ। वह बिना बताए घर लौटा। घर का दरवाजा खोलते ही माँ की आंखें भर आई। कह दिया था मैंने, तू एक दिन बड़ा बनेगा। अजय मुस्कुराया, मगर उसकी नजरें पिता को ढूंढ रही थीं। वो कमरे में थे, पुराने रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए। अजय चुपचाप सामने खड़ा हो गया। जगदीश ने सिर उठाया। कुछ पल दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अचानक बहुत धीमी आवाज में जगदीश ने कहा, मुंबई में रहकर काम कैसा रहा? बस यही वाक्य था जिसने वर्षों की दीवार गिरा दी। अजय दौड़कर पिता के गले लग गया। पापा, आपने कभी कहा नहीं। जगदीश की आंखें भी भर आईं। बेटा, कुछ लोग बोलकर नहीं जताते। मैं डरता था कहीं तेरे सपनों में मैं बोझ न बन जाऊं। अजय ने सिर झुकाया। और मैं डरता था कि मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। उस रात घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे 2 कुर्सियां थीं। एक पर अजय, दूसरी पर जगदीश। दोनों चुप थे, मगर इस बार वो चुप्पी बोझ नहीं थी, वह शांति थी। 2 उलझी हुई आत्माओं की गांठ खुल चुकी थी। उस शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठा अजय सिर्फ अपने पिता को नहीं देख रहा था, वह उन्हें पहली बार समझ रहा था। जो आंखें उसे कठोर लगती थीं, अब उनमें थकान दिख रही थी। जो आवाज उसे रोकती थी, अब उसमें स्नेह का कंपन महसूस हो रहा था। जगदीश पहली बार खुलकर बोल रहे थे, तू जानता है अजय, जब मैं तेरी उम्र का था तो मैंने भी सपना देखा था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, मगर घर की हालत खराब थी, पिताजी बीमार थे और मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे सपने फाइलों के बीच दब गए। जब तू बड़ा हुआ तो मैं नहीं चाहता था कि तू सिर्फ सपने देखे, मैं चाहता था कि तू हकीकत देखे। मगर शायद मैं ये दिखाने में असफल रहा कि मैं तुझे रोक नहीं रहा, बस संभालना चाहता था। अजय की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, पापा, आपने कभी मुझसे ये सब कहा क्यों नहीं? जगदीश मुस्कुरा दिए, क्योंकि बेटा, मेरी पीढ़ी के लोगों को रोना, कहना और जताना सिखाया ही नहीं गया, हमें बस सिखाया गया, जिम्मेदारी निभाओ, दर्द अंदर रखो और आगे बढ़ो। अजय ने महसूस किया कि जो आदमी उसे हमेशा दीवार की तरह लगता था, वह खुद एक कैद खाना था।
अपने ही अधूरे सपनों, जिम्मेदारियों और खामोशियों से बना हुआ। उसी रात अजय ने माँ से कहा, माँ, मुझे अब घर पर ही रहना है, मैं यहीं से काम करूंगा, एक स्टार्टअप शुरू करूंगा, घर से बाहर नहीं, घर के साथ चलकर। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई। अब तो बड़ा हो गया है बेटा, अब तो सिर्फ बेटे की तरह नहीं साथी की तरह सोच रहा है। अजय ने अगले कुछ महीनों में अपने स्टार्टअप की नींव रखी। उसने पिता से कहा, पापा, आप फाइनेंस की जिम्मेदारी संभालिए, मैं मार्केटिंग और ऑनलाइन काम देखता हूँ। जगदीश ने सिर हिलाया, मगर शुरू में बहुत घबराए। मैं तो बस बैलेंस शीट समझता हूँ बेटा, ये इंटरनेट ऐप, लिंक्डइन, ये सब समझ से बाहर है। अजय ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आपने मुझे बिना समझाए दुनिया के लिए तैयार किया, अब मेरी बारी है, मैं आपको इस दुनिया से परिचित कराऊंगा। धीरे धीरे जगदीश ने ईमेल चलाना सीखा, एक्सेल पर काम किया, क्लाइंट से बात करना शुरू किया। गांव के लोग हैरान थे, अरे वो जगदीश बाबू जो कभी मोबाइल हाथ में नहीं लेते थे, अब ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। जगदीश ने बस कहा, कभी कभी बच्चे भी गुरु बन जाते हैं। अजय और जगदीश का रिश्ता अब एक धागे जैसा हो गया था। जो पहले तना हुआ था, अब मजबूत होकर लहराने लगा था। उनकी दुकान नहीं, सोच बदल गई थी। अब दोनों मिलकर एक नई राह बना रहे थे, जिसमें पुरानी जड़ें थीं और नए पत्ते। स्टार्टअप धीरे धीरे चल पड़ा। पापा, मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक सेमिनार करें, 2 पीढ़ियों का एक अनुभव, जिसमें मैं और आप दोनों मिलकर लोगों को बताएं कि कैसे संचार, भरोसा और बदलाव एक परिवार को जोड़ सकते हैं। जगदीश पहले हिचकिचाए, फिर तैयार हो गए। उस दिन जब मंच पर अजय ने बोलना शुरू किया तो पीछे बैठे जगदीश की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा सिर्फ उनके घर का नहीं, अब इस समाज का भी रोशनी बन चुका है। अंत में जब माइक जगदीश को दिया गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता था कि मैं अपने बेटे को रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन असल में वो मुझे उस रास्ते पर ले गया जहां मैं पहले कभी चल नहीं पाया। आज मैं खुलकर कह सकता हूं, मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं और उससे बहुत कुछ सीखता हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अजय मंच से नीचे उतरा और बिना कुछ कहे अपने पिता के पास जाकर सिर उनके कंधे पर रख दिया। वो गांठ जो वर्षों से चुपचाप दोनों के बीच बंधी थी, अब खुल चुकी थी। अब हर रविवार नीम के पेड़ के नीचे 2 कुर्सियां पड़ती थीं, एक पर अजय और दूसरी पर जगदीश। दोनों चाय पीते, बातें करते, बहस करते और कभी कभी बस चुपचाप पेड़ की शाखों को देखते। माँ अक्सर कहती, अब घर में सन्नाटा नहीं होता, संवाद होता है। अब हम साथ रहते हैं, एक दूसरे के भीतर रहते हैं। कई साल बाद अजय का स्टार्टअप बहुत बड़ा बन गया, मगर वह कभी दिल्ली नहीं गया। उसका दफ्तर, उसकी जड़ें, उसके रिश्ते सब उसी पुराने शहर में रहे। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है, अजय ने बिना सोचे कहा, मेरे पिता, जिन्होंने कभी कुछ कहा नहीं लेकिन अपने मौन से मुझे पूरी दुनिया की बातें सिखा दी। शहर के बाहरी छोर पर एक शांत सी कॉलोनी थी, बड़े बड़े पेड़ों के बीच बना था एक नीला दरवाजा, जिसके पीछे रहने वाली थी निहारिका, उम्र लगभग 38 वर्ष, 2 बच्चों की माँ और एक गृहिणी जो बाहर से मुस्कुराती थी पर भीतर कुछ बिखरा बिखरा सा महसूस करती थी। हर सुबह उसका दिन चाय से शुरू होता, बच्चों की यूनिफॉर्म, पति की फाइलें, नाश्ता, घर की सफाई और फिर एक लंबी दोपहर जिसमें न कोई शोर था न संवाद। सारा घर चमकता रहता, पर उसके भीतर कहीं कुछ धूल जमा हो रही थी। उसे खुद का पता नहीं था। कभी कॉलेज में वो कविता लिखती थी, उसके पास एक छोटी डायरी थी जिसमें उसने दुनिया के हर रंग को शब्दों में पिरोने की कोशिश की थी। तब उसे लोग कविता की पंखुड़ी कहते थे, पर अब कपड़े का ढेर रखा रहता था। उस पर लिखा आखिरी शब्द था, एक दिन फिर से उड़ूंगी। पर वो दिन कभी आया नहीं। पति अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ईमानदार, मेहनती, मगर भावनात्मक रूप से रूखा। तुम्हारा काम ही सबसे जरूरी है, निहारिका अक्सर कहती, मगर उसे जवाब मिलता, मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। वे मम्मी से प्यार करते थे, मगर उनकी जरूरतें सीमित हो गई थीं। खाना, कपड़े, स्कूल की तैयारी, कोई कभी नहीं पूछता, मम्मी आप ठीक है, आप क्या करना चाहती हैं, आप खुश हैं? एक दिन निहारिका आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा। वही चेहरा जो कभी खुद में चमकता था, अब बस कर्तव्यों में ढल चुका था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम यही बनना चाहती थी? उत्तर नहीं मिला, सिर्फ खामोशी। उस रात वह बच्चों को सुलाकर बालकनी में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी और उसके भीतर कुछ गर्म आंसू। तभी एक पुरानी सहेली संध्या का मैसेज आया, निहू तेरी याद आ रही है यार, अभी भी कविताएं लिखती है। निहारिका ने फोन देखा, बहुत देर तक देखा, फिर धीरे से जवाब लिखा, नहीं अब बस कपड़े धोती हूँ। संध्या ने जवाब में एक तस्वीर भेजी,
वो मंच पर खड़ी थी, कविता पाठ कर रही थी। निहारिका की आंखें भर आईं। वो वही मंच था जहां उसने कॉलेज में आखिरी बार कविता पढ़ी थी। उसने खुद से कहा, मैं कहाँ खो गई हूँ। अगले दिन उसने खुद के लिए कुछ समय निकाला। दोपहर को जब सब सो रहे थे, वो अलमारी के नीचे से अपनी पुरानी डायरी निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, मगर उन पर लिखे शब्द आज भी जिंदा थे। वह मुस्कुराई, तो अब भी मुझ में है। उस दिन उसने एक नई कविता लिखी। आईने में अधूरी स्त्री पूरी दुनिया संवारती है, और जब खुद को न देखे तो क्या वो जीती है। शब्द बहने लगे जैसे कोई टूटता बांध खुल गया हो। अब रोज वह आधे घंटे खुद के लिए निकालती, कभी डायरी, कभी ब्लॉग पर। उसके शब्दों में पहले दर्द था, अब दिशा आ रही थी। धीरे धीरे उसकी कविताएं ऑनलाइन शेयर होने लगी। पाठकों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। किसी ने लिखा, आपने मेरी माँ की कहानी लिख दी है। आपके शब्दों में मेरी बीवी की चुप्पी बोलती है। निहारिका चौंकी, क्या मैं अकेली नहीं हूँ? एक दिन बच्चों ने उससे पूछा, मम्मी आप क्या छुपा छुपा कर टाइप करती हो? उसने जवाब दिया, कविताएं लिखती हूँ। बच्चे मुस्कुराए, वाह हमारी मम्मी तो शायरा निकली। शब्दों ने रिश्तों में रंग भरना शुरू किया, लेकिन अमन अब भी वही था, चुप, व्यस्त, तटस्थ। एक रात निहारिका ने साहस किया। अमन के पास जाकर बोली, क्या तुम जानते हो, मैं अब फिर से लिखने लगी हूँ। अमन ने सिर उठाया, अच्छा, ये अच्छा है। वो पल भर को रुकी, फिर कहा, क्या तुमने कभी मुझे पूरा देखा है? मैं सिर्फ रोटियां नहीं बनाती, मैं एक स्त्री भी हूँ, एक सपना भी हूँ, एक अधूरी कविता भी। अमन चुप रहा, मगर पहली बार उसकी आंखों में कोई हलचल दिखी। वो बोला, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे बिना सब ठीक चलता रहा, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि ठीक चलना और खुश होना दोनों अलग बात है। अगले दिन अमन ने पहली बार बच्चों से कहा, आज खाना हम बनाएंगे, मम्मी को आराम और लिखने का वक्त चाहिए। निहारिका चौंक गई, उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे सब बदलने लगा। वो सोशल मीडिया पर कविता की पंखुड़ी नाम से लिखने लगी। पाठकों की संख्या हजारों में पहुंची। एक पब्लिशर ने संपर्क किया, आपकी कविताओं को किताब की शक्ल देना चाहते हैं। निहारिका कांपते हाथों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। तभी उसने उस डायरी के पहले पन्ने पर नजर डाली। एक दिन फिर से उरूंडी, उसने खुद से कहा। वो दिन आ गया। अब वो सुबह चाय के साथ अपने लिए कविता पढ़ती, दोपहर में घर संभालती और रात को मंच पर कविता सुनाती। हर मंच से लौटते समय वह बालकनी में खड़ी होती और आईने में खुद को देखती। इस बार आईना मुस्कुराता। शहर की चकाचौंध में एक आदमी था। नाम था अनिरुद्ध। बड़ी कार, ऊंचा अपार्टमेंट, 8 अंकों वाली तनख्वाह और 4 स्मार्ट डिवाइस जो हर वक्त उसकी हथेलियों से चिपके रहते थे। लोग उसे सफल कहते थे। वो खुद भी कभी कभी मान लेता था कि शायद है, मगर जब भी रात आती, कमरे की दीवारें उससे पूछती, क्या तुम सच में जिंदा हो? हर सुबह वह खिड़की से बाहर देखता, जहां सामने एक और अपार्टमेंट बन रहा होता। पहले जहां एक गुलमोहर का पेड़ था, अब वहां सीमेंट की इमारतें उगाई थीं। उसे याद आया कि उसका बचपन कैसे खेतों के बीच बीता था। सुबह उठते ही ताजी हवा का झोंका, दादी के लगाए तुलसी के पौधे से आती सौंधी खुशबू और आम के पेड़ों पर चढ़ने की मासूम हरकतें। अब सुबह उठते ही अलार्म, मीटिंग, स्क्रीन, ईमेल, टैबलेट, टू डू लिस्ट। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। डॉक्टर ने कहा, आपको कोई बीमारी नहीं, बस शांति चाहिए। थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। शांति, वो शब्द उसके लिए जैसे कोई विदेशी भाषा थी। उस रात वह बालकनी में बैठा था। नीचे गाड़ियों का शोर था, ऊपर फ्लैट के टीवी से आती तेज आवाजें। उसने आसमान की तरफ देखा। एक भी तारा नहीं दिखा। क्या मैं सच में इतना दूर आ चुका हूँ प्रकृति से? उसके भीतर कुछ टूटा, कुछ ऐसा जिसे कभी उसने महसूस नहीं किया था। मुझे वापस जाना है, वहां जहां पेड़ बोलते थे। अगले दिन उसने ऑफिस को 3 हफ्ते की छुट्टी का मेल भेजा, फोन स्विच ऑफ किया और निकल पड़ा, बिना बताए, बिना प्लान बनाए। जहां पहुंचा वो जगह थी धीमताल, कुमाऊं की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां अब भी पगडंडियां मिट्टी की थी। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और जहां मोबाइल नेटवर्क बहुत ही कमजोर था, पर रिश्ते बहुत मजबूत। उसे वहां एक होमस्टे मिला। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की खिड़की और खिड़की के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़। पहली रात वो उस पेड़ को देखकर ही सो गया। कितने सालों बाद पहली बार, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी नाइट लैम्प के, सुबह सूरज की किरणें उसकी आंखों में नहीं, उसके मन में आई। शुरू के कुछ दिन वो बस बैठा रहा, बालकनी में, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे। कोई किताब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कलार नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ खामोशी। वहां एक बुजुर्ग थे, हरिप्रसाद काका। उनकी दिनचर्या थी सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, नदी के किनारे जाना, पीपल के पेड़ के नीचे बैठना,
और चुपचाप घंटों तक कुछ सोचना नहीं, बस रहना। अनिरुद्ध ने एक दिन पूछा, काका आप यहाँ बैठे रहते हो, करते क्या हो? काका मुस्कुराए, कुछ नहीं, यही तो करना है। मतलब बेटा, जब हम कुछ नहीं करते तब हम अपने भीतर सबसे गहराई से होते हैं। अनिरुद्ध चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसने खुद से सवाल पूछा, मैं कौन हूं जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता? धीरे धीरे वो काका के साथ चलने लगा, नदी के पत्थरों को देखता, पत्तों की सरसराहट सुनता, मिट्टी की खुशबू को महसूस करता। एक दिन काका ने उसे आंखें बंद करवा दी और बोले, अब सुन, पेड़ों को, चिड़ियों को, हवा को और खुद को। अनिरुद्ध को कुछ नहीं सुनाई दिया, मगर 2 मिनट बाद जब वह ध्यान से बैठा, उसे सबसे पहले सुनाई दी उसकी अपनी सांसों की आवाज। काका, मैं हूं, मैं अब यहां हूं। काका ने सिर हिलाया, अब तू जिंदा है। दिन गुजरते गए। अनिरुद्ध अब गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने लगा था। वह हर सुबह पेड़ को पानी देता, दोपहर में नदी किनारे लेट जाता और शाम को गायों के साथ पहाड़ी रास्तों पर चुपचाप चल देता। उसका मन अब कहता, तू भागा नहीं, तो लौटा है। वो अब फोन से नहीं जुड़ता था, उसने खुद से जुड़ना सीख लिया था। एक दिन गांव के एक लड़के ने पूछा, भैया आप शहर से क्यों आए थे? अनिरुद्ध मुस्कुराया, शहर में सब कुछ था, बस मैं नहीं था। 3 हफ्ते बाद जब वो लौटने लगा, गांव के लोगों ने एक छोटी सी विदाई रखी। काका ने उसे एक छोटा गमला दिया, उसमें एक पीपल का पौधा था। इसे अपने शहर के घर की बालकनी में रखना, हर दिन इसे देखना, बात करना, तुझे याद दिलाता रहेगा कि तू कभी पेड़ों के बीच जिंदा हुआ था। अब शहर लौटकर अनिरुद्ध हर सुबह अपने पीपल के पौधे से बातें करता है। फोन भी है, ऑफिस भी, जिम्मेदारियां भी, लेकिन अब उसकी सुबह किसी मीटिंग से नहीं, हरियाली से होती है, रात किसी स्क्रीन से नहीं, चांद की रोशनी से। कभी कोई दोस्त पूछता, तू इतना शांत कैसे हो गया है यार? अनिरुद्ध मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं अब दौड़ नहीं रहा, मैं अब बह रहा हूं। जैसे पेड़ बहते हैं, जैसे हवा चलती है, मैं अब जीवन से नहीं लड़ता, मैं उसका हिस्सा बन गया हूं। हरिपुर बहुत ही साधारण सा गांव, कुछ मिट्टी के घर, एक तालाब, 2 मंदिर और हर कोने पर छायादार पेड़। यहाँ हर कोई अपना काम जानता था। सुबह सूरज के साथ उठना, खेतों में जाना, दोपहर को लौटना और फिर शाम को तुलसी के चौरे के पास बैठकर बातें करना। इसी गांव के बाहरी हिस्से में एक कच्चा रास्ता एक पुराने पीपल के पेड़ तल जाता था, जिसके नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। यहाँ रहते थे संत परमहंस, न किसी धार्मिक संस्था से जुड़े थे, न ही किसी चमत्कार के कारण प्रसिद्ध। वे बस वहां थे, चुपचाप, शांत, स्थिर, जैसे समय रुक गया हो उनके पास आकर। वो किसी को उपदेश नहीं देते थे, न प्रवचन, न कोई चमत्कार, बस मिट्टी के एक दीपक की तरह, कम बोलते मगर बहुत कुछ रोशन कर जाते। गांव में ही था एक किसान, धनीराम, सीधा सादा, मेहनती, मगर भीतर से बहुत परेशान। उसका खेत सालों से ठीक से फसल नहीं दे रहा था, मजदूर कम, कर्जा ज्यादा और मन, वह तो जैसे दिन ब दिन सूखता जा रहा था। लोगों ने कहा, धनीराम, संत के पास जा, कुछ मंत्र पूछ, कोई उपाय करवा। धनीराम झिझकता रहा। फिर एक दिन थक हार कर वह पीपल के नीचे पहुंचा। संत वही बैठे थे, चुपचाप, आंखें आधी बंद, पास ही कुछ सूखे पत्ते और एक मिट्टी का लोटा। धनीराम पास गया, धीरे से बोला, महाराज, खेत नहीं चल रहा, मन भी टूट रहा है, क्या कोई उपाय है? संत ने उसकी तरफ देखा नहीं, बस हाथ से पास बैठने का इशारा किया। कोई सवाल नहीं पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। धनीराम चुपचाप बैठ गया। पहली बार उसने इतना लंबा समय बिना बोले किसी के साथ बिताया। कुछ देर बाद संत उठे और पास के एक आम के पेड़ के नीचे चले गए। धनीराम भी पीछे पीछे चल दिया। संत ने खोखले बर्तन में पानी भरा और पेड़ की जड़ में डाल दिया। फिर बोले, पेड़ से कहा नहीं, बस पानी दिया, बात बन गई। धनीराम कुछ नहीं समझा। अगले दिन फिर गया, फिर वही चुपचाप बैठना, संत की दिनचर्या देखना। तीसरे दिन संत बोले, धूप में बैठना, पसीना आना, मेहनत करना, ये सब ठीक है, मगर अगर मन सूखा है तो खेत भी सूख जाएगा, पहले मन को पानी दो। धनीराम धीरे धीरे समझने लगा। अब वह हर सुबह संत के पास बैठता, कभी कुछ नहीं पूछता, सिर्फ देखता कैसे वो हर पौधे को प्यार से छूते हैं, कैसे वो झाड़ू लगाते समय मिट्टी से बात करते हैं, कैसे वो पत्तियों को उठाते समय फूंक मारते हैं, जैसे कह रहे हो, तुम भी जिंदा हो, मुझे माफ करना। एक दिन संत ने कहा, धनीराम, कल से तुम खेत में काम करोगे, लेकिन बिना शिकायत, बिना जल्दी और बिना क्रोध। धनीराम मुस्कुराया। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। अब जब वो खेत में जाता तो पहले हल नहीं चलाता, पहले चारों तरफ देखता, पेड़, सूरज, मिट्टी, हवा, फिर हाथ जोड़कर कहता, तुम्हारे भरोसे हूं,
उसके हाथों की मेहनत अब पूजा बन रही थी। 3 महीने बीते। इस बार खेत में फसल लहलहा उठी, जितनी सालों से नहीं हुई थी। लोग कहते रहे संत का असर है, पर धनीराम अब जानता था असर उस पल से शुरू हुआ था जब उसने खुद से शिकायत करना छोड़ा और प्रकृति से रिश्ता जोड़ लिया। अब वह हर दिन खेत से लौटने के बाद संत को एक बाल्टी पानी लाकर देता। संत कुछ नहीं कहते, बस एक नजर देखते, और वही नजर धनीराम को भीतर से भर देती। एक शाम संत ने अचानक कहा, मैं अब आगे जाना चाहता हूँ, यह जगह अब तुम्हारी है। धनीराम घबरा गया, पर आप रहेंगे कहाँ? संत मुस्कुराए, जहाँ मन शांत हो वही मेरा घर है। तुम अब खुद एक संत हो चुके हो, बोलते कम हो, सुनते ज्यादा हो। धनीराम की आंखें भर आईं। उस रात वो पहली बार पेड़ के नीचे अकेला बैठा, मगर उसे अकेलापन नहीं लगा। उसे वो हर आवाज सुनाई दी जो पहले कभी नहीं आई। हवा की सरसराहट, मिट्टी की सिसकी और उसके भीतर का शांत स्वभाव। अब वो झोपड़ी फिर से बस गई, संत के बिना भी। धनीराम अब गांव वालों से कुछ नहीं कहता, बस उन्हें अपने साथ पेड़ के नीचे बैठाता है, चाय देता है, मिट्टी पर बिठाता है और कहता है, कुछ मत पूछो, बस देखो, प्रकृति खुद सब समझा देगी। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति रहती है, और एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। उस शहर का नाम किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। वहां ना कोई रेलवे स्टेशन था, न हवाई अड्डा, और न ही कोई पक्की सड़क। जो लोग वहां जाते वे रास्ता नहीं पूछते, वे सुनते हैं एक शांत झील की पुकार, और वहां तक पहुंच जाते हैं जैसे कोई अंदर की आवाज उन्हें ले जाती हो। उसे कहते हैं कमल धाम। एक झील जिसके बीचों बीच सिर्फ नीले कमल खिलते हैं, ना गुलाबी ना सफेद, सिर्फ नीले। इस झील के किनारे एक झोंपड़ी है, वहां रहती है अम्बा। उम्र शायद 70 से ऊपर, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे हर सुबह सूरज से धुल कर निकला हो। कोई नहीं जानता वह कौन है, बस हर कोई मानता है कि वो शांति का रूप है। उसका दिन एक ही ढर्रे पर चलता है। सुबह सूरज से पहले उठना, झील के किनारे ध्यान करना, पानी में हाथ डालकर कुछ नीले कमल को सहराना, और फिर मिट्टी की कटोरी में गर्म दूध और एक फूल रख देना, जैसे पूरी प्रकृति को धन्यवाद देती हो। कहते हैं कि जिसने एक बार उस झील को देखा, उसका मन जीवन भर के लिए शांत हो गया। कोई रोबी आया, चुपचाप झील के पास बैठा और ठीक होकर चला गया। कोई लेखक आया और शब्दों से ही मौन की किताब लिख दिया। कोई बच्चा आया और पहली बार बिना खिलौनों के खेल सका। एक बार शहर से एक युवती आई, नैना। बहुत कुछ देखा था उसने, भीड़, प्रेम खोना, भागना, चोट खाना, लेकिन अब बस एक ही सवाल था, क्या कोई ऐसी जगह है जहां कोई कुछ न कहे, बस सुन ले। किसी ने उसे कमलधाम के बारे में बताया। वह पैदल, नदी, बस, ट्रक, जैसे भी हो वहां तक पहुंची। जब वह झील के पास पहुंची तो दिन ढल रहा था। सूरज की किरणें झील पर पड़ती तो पानी भी जैसे कमर बन जाता। अम्बा दूर से मुस्कुराई, आ गई बेटी। नैना चौंकी, आपको कैसे पता? अम्बा ने झील की तरफ देखा। ये झील पहले से जानती थी कि तू आ रही है? नैना वहां रुकी। पहले एक दिन, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। हर सुबह अम्बा से बिना कुछ कहे बस झील के किनारे बैठती। धीरे धीरे उसके भीतर की हलचल थमने लगी। अब उसे मोबाइल की याद नहीं आती, अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। अब वो झील को देखकर मुस्कुराती है जैसे झील ने उसकी सारी बातें सुन ली हों। एक दिन उसने अम्बा से पूछा, माँ, ये नीले कमल इतने शांत क्यों हैं? अम्बा ने धीमे से कहा, क्योंकि इन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, ये बस बह रहे हैं, खिल रहे हैं, न किसी को रोकते हैं, न खुद को बांधते हैं, और जो बस हो जाते हैं वही शांति होते हैं। कुछ दिन बाद नैना शहर लौट गई, पर अब वह वही लड़की नहीं थी जो आई थी। अब वह कम बोलती थी, धीरे चलती थी, और सबसे बढ़कर खुद से प्रेम करती थी। उसने अपने कमरे में एक नीला कमल रखा। हर सुबह वो उसे देखती और मुस्कुराती। कभी कभी बस आंखें बंद कर झील की याद करती। उस पानी की ठंडी हवा, वो चुप्पी, वो नीले रंग की नमी जो आंखों से ज्यादा मन को देखती थी। अब भी कोई अगर बहुत थका हो, मन बिखरा हो, आत्मा चुप हो, तो कोई ना कोई उसे कह देता है, कमल धाम चले जाओ, वहां कुछ नहीं मिलेगा, बस खुद मिल जाओगे। एक बालक जो बोलता कम है, और एक चांद जो सब कुछ सुनता है। गांव के उस छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटे हुए किवाड़, मिट्टी की दीवारें, और एक आम का पेड़ जो झोपड़ी पर छाया किए रहता। उस झोपड़ी में रहता था एक बच्चा, नील। उम्र मुश्किल से 7 साल। कम बोलता था, मगर आंखें उसकी बातें करती थीं। आंखें उसकी बातें करती थीं। माँ हर सुबह जंगल में लकड़ी बीनने जाती और पिता पास के गांव में मजदूरी करता। नील अकेला रहता, लेकिन कभी उदास नहीं लगता, क्योंकि उसकी सबसे प्यारी चीज थी चांद। हर रात
जब दुनिया सो जाती, नील अपने बिछावन से उठता, बाहर निकलता, आम के पेड़ के नीचे बैठता और आसमान में टकटकी लगाकर देखता। उस गोल्ड शांत उजले चांद को। वो उससे कुछ कहता नहीं था, बस देखता रहता। धीरे धीरे उस चांद से उसका रिश्ता बन गया। वो मुस्कुराता तो चांद भी मुस्कुराता, वो आंखें मीचता तो चांद बादलों में छुप जाता। एक दिन माँ ने पूछा, तू हर रात बाहर क्यों बैठता है बेटा? नील ने कहा, मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ जो सब सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त नील गिर गया, घुटना छिल गया, किताबें मिट्टी में गिर गईं। कुछ बच्चे हंसे, कुछ आगे निकल गए। उस दिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोला, नहीं रोया। रात हुई तो फिर चुपचाप आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और पहली बार उसने धीमे से कहा, आज मैं गिरा था चांदू, बहुत दुख हुआ, पर तुम होते तो शायद पकड़ लेते। और उसी पल चांद की रोशनी कुछ ज्यादा उजली हो गई। नील की आंखों से 2 आंसू गिरे, मगर होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था कभी कभी कोई कुछ कहे बिना भी गले लगा सकता है। उस रात के बाद नील हर दिन कुछ न कुछ कहता। आज स्कूल में क्या हुआ, आम के पेड़ पर कितनी पत्तियां झड़ी, माँ ने क्या पकाया, उसे कौन सा रंग अच्छा लगा, और चांद बस सुनता, चुपचाप, शांत, मौन। नील को ये कभी महसूस नहीं हुआ कि वो अकेला है, क्योंकि उसकी चुप्पियों का भी एक श्रोता था। कुछ समय बाद गांव में शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने गांव को बिजली देने, नई सड़क बनाने और झोंपड़ियां हटाने की योजना बनाई। नील की माँ ने कहा, अब हमें दूसरी जगह जाना होगा बेटा। नील चुप रहा। उसे नहीं पता था कि वह आम का पेड़, वह मिट्टी, वह रातों की चुप्पी क्या उसे फिर मिलेगी। उस रात वह आखिरी बार चांद के नीचे बैठा, मगर इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोला, अगर तुम मुझे सुनते हो तो याद रखना, मैं हर जगह तुमसे मिलूंगा। चांद की रोशनी कुछ क्षण और तेज हुई, मानो कह रहा हो, जहां भी शांति होगी मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब नील शहर में रहता है, उसे अब कंप्यूटर मिला है, नए कपड़े हैं, स्कूल बड़ा है, मगर वो हर रात खिड़की खोलता है, नौ और चांद को देखता है। आज भी वो कुछ नहीं कहता, पर चांद सुनता है। एक बूढ़े व्यक्ति की शांत जीवन यात्रा, प्रकृति के साथ मौन। गांव का नाम था बादलपुर। सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ियों से उतरती तो पूरा गांव दूधिया कोहरे से ढक जाता, लगता जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। इस गांव के सबसे ऊंचे टीले पर एक अकेला मकान था, लकड़ी का बना, आधा झुका हुआ, और सामने एक नीला दरवाजा। यहाँ रहते थे बाबा अम्बरीश। उम्र कोई नहीं जानता था, पर सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में शांति की नदियां थीं। बाबा न किसी से ज्यादा बात करते, न गांव की पंचायत में जाते, पर गांव का हर बच्चा, हर बूढ़ा उन्हें बादल बाबा कहता। क्यों? क्योंकि बाबा का दिन बादलों के साथ शुरू होता और उन्हीं के साथ ढलता। सुबह 4 बजे जब सब सो रहे होते, बाबा अपनी खाट से उठते, बाहर निकलते और आसमान को देखते। अगर कहीं कोई पतला सफेद बादल दिख जाता तो हल्के से मुस्कुराते और कहते, आर्या तू, आज तुझसे बहुत बातें करनी है। गांव वाले अक्सर उन्हें आसमान की ओर देखकर कुछ बुदबुदाते हुए पाते। कोई पूछता, बाबा क्या बात करते हो? बाबा कहते, ये बादल सब सुनते हैं पर जवाब नहीं देते, क्योंकि शांति की असली भाषा मौन होती है। एक दिन शहर से एक लेखक आया, रितांश। वो एक किताब लिख रहा था, शांति कहाँ मिलती है। किसी ने उसे बताया कि बादलपुर में एक बाबा रहते हैं जो बादलों से बात करते हैं और कभी क्रोधित नहीं होते। रितांश वहां पहुंचा। बाबा ने उसका स्वागत किया नहीं, पर मना भी नहीं किया, बस एक चटाई दी और बोले, बैठ जा, सूरज के चढ़ने से पहले सब समझ आएगा। और ऐसा ही हुआ। उसने देखा, बाबा बादलों को देख देख कर मुस्कुराते रहे, कभी हाथ हिलाते, कभी आंखें बंद कर लेते, कभी कहते, आज तुम भूरे क्यों हो, क्या बहुत थके हो? रितांश चौंकता, पर बाबा की आंखों में कोई पादरपन नहीं था, बस एक ऐसा अपनापन जो इंसानों से ज्यादा आकाश से था। धीरे धीरे रितांश वहां रहने लगा। हर सुबह बाबा के साथ उठता, बादलों की ओर देखता। धीरे धीरे उसने भी महसूस करना शुरू किया कि हर बादल की एक अलग चाल होती है, एक अलग भाषा और एक अलग शांति। एक दिन उसने बाबा से पूछा, क्या आपने कभी कोई दुख नहीं झेला? बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, दुख तो पहाड़ की तरह होते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें बादल की तरह देखो तो वो बह जाते हैं। और कैसे देख सकते हैं? बस उन्हें पकड़ो मत। जैसे बादल को पकड़ नहीं सकते, वैसे ही दुख को भी जाने दो, बस देखो और जाने दो। रितांश की किताब बदल रही। अब उसमें बड़े बड़े सवाल नहीं थे, बस कुछ चित्र, कुछ मौन दृश्य, और हर पृष्ठ पर लिखा था, बादल आए, मैं बैठा रहा और सब बह गया। एक दिन बाबा की खाट खाली मिली। झोंपड़ी में सब कुछ वैसा ही था,
नीला दरवाजा, आधा झुका छज्जा और एक चिट्ठी। मैं अब आसमान के और ऊंचे बादलों में जा रहा हूँ। इस धरती पर मेरा सारा दुख बह चुका है। अब मुझे उड़ना है, बिना शब्द, बिना बोझ। अगर किसी को शांति चाहिए तो बादलों को देखो, वो सब कुछ जानते हैं और फिर भी कुछ नहीं कहते। अब गांव के बच्चे रोज सुबह उठते हैं, आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं, बाबा आज कहाँ है? और हवा में कहीं हल्का सा बादल हिलता है, जैसे कोई कह रहा, यही हूँ, बस मान हूँ। हिमालय के भीतर एक ऐसा शिखर था जिस तक कोई रास्ता नहीं जाता, बस इरादा जाता है। उस चोटी का नाम था मौनशिला। कहते हैं वहां एक साधु रहते हैं, नाम किसी को नहीं मालूम। लोग उन्हें बस कहते हैं बह, जो चुपचाप बैठा है। कोई पूछे वो वहां क्यों रहते हैं, एक तो जवाब मिलता, बताओ जवाब मिलता, बथी सब कुछ वहां है और वहां कुछ भी नहीं है। सुदूर शहर में रहने वाला युवक कनिष्क एक दिन थक गया शब्दों से, विचारों से, सोशल मीडिया, कॉन्फ्रेंस कॉल, दोस्तों की दिखावटी हंसी और अपने भीतर के खालीपन से। उसने अपने गुरु से पूछा, मुझे शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, कहाँ जाऊं? गुरु ने आंखें बंद की और कहा, जिस चोटी पर कोई बोलता नहीं वहां जाओ। लेकिन वहां कैसे पहुंचूं? जब तुम कुछ भी लेकर मत जाओगे तो पहुंच जाओगे। कनिष्क ने सब छोड़ दिया, फोन, घड़ी, किताबें, यहाँ तक कि शब्द भी। वो हफ्तों तक यात्रा करता रहा, जंगल, नदी, बर्फ, सूखे रास्ते। और एक दिन जब उसके पैर थक कर रुकने को मजबूर हुए तो वह मौनशिला पहुंच गया। चोटी पर एक व्यक्ति बैठे थे, साधारण भिक्षु वस्त्र, झुकी हुई पीठ, आंखें बंद और आसपास सिर्फ हवा। कोई दरवाजा नहीं था, कोई दीवार नहीं, बस एक शिला और उस पर एक जीवन। कनिष्क ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। साधु ने आंखें खोली बस एक क्षण के लिए और मुस्कुराकर सिर झुका लिया। यहाँ शब्द नहीं टिकते बेटे, तुम्हारे पास जो भी लाया है वह यहीं छोड़ दो। कनिष्क ने वहां रहना शुरू किया। कोई दिनचर्या नहीं थी, न सुबह न शाम, बस बैठना था, पहाड़ को देखना, हवा को सुनना और खुद को खाली करना। पहले दिन बेचैनी हुई, दूसरे दिन पुरानी बातें याद आईं, तीसरे दिन आंखें जलने लगीं, लेकिन चौथे दिन एक अद्भुत मौन भीतर बैठ गया। अब कनिष्क साधु के साथ नहीं बैठता था, वह अब खुद एक साधु बन गया था। बिना दीक्षा, बिना मंत्र, सिर्फ मौन से ही उसने वो सीखा जो किताबें नहीं दे सकी। एक दिन साधु ने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन चुप रहकर। कहाँ जाऊं? कनिष्क ने पूछा। जहां भी जाओ तुम्हारे भीतर की चोटी साथ जाएगी। अब कनिष्क शहर में लौट आया है, वही लोग हैं, वही बातें, वही दौड़, मगर अब उसका मन स्थिर है। जब कोई पूछता है तू शांत कैसे है, वो मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मैं अब शब्दों से नहीं, मौन से जिंदा हूं। और उस चोटी पर मैंने खुद से बात करना सीखा। तभी कभी वो चुपचाप खिड़की से हिमालय की ओर देखता है और महसूस करता है, स्थिर और समस्त। सारंगीपुर वहां की सबसे खास बात थी, एक चुपचाप बहती नदी जो कभी सूखती नहीं थी, कभी उफनती नहीं थी, बस धीरे धीरे लगातार बहती थी। गांव के लोग उसे सुनहरी कहते थे, क्योंकि सुबह सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती तो वो सचमुच सोने की लगती थी। इस नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें रहती थी बड़ी अम्मा। उम्र शायद 85 से भी ज्यादा होगी, जो कि पीठ, हाथों में झुर्रियां, मगर आंखों में गहराई, जैसे वो सब कुछ देख चुकी हों और अब बस होना सीख गई हों। बड़ी अम्मा हर सुबह एक लकड़ी की चौकी उठाती, नदी किनारे आती और चुपचाप बैठ जाती। कभी घंटों तक बस बहाव को देखती, कभी कुछ न बोला, न किसी को बुलाया, फिर भी हर कोई जानता था कि वे वहां हैं। गांव के बच्चे कहते, अम्मा नदी से बात करती हैं। किसी ने पूछा, क्या कहती हो नदी से अम्मा? अम्मा मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस बैठती हूँ। वो सब कह देती है। कई साल पहले अम्मा का पूरा परिवार था, पति, बेटे, बहुएं, पोते, पर समय धीरे धीरे सबको ले गया। कोई बीमारी, कोई शहर, कोई दूर चला गया और अम्मा बस यहीं रह गईं, नदी के पास। कई बार लोग कहते, तुम्हें शहर जाना चाहिए, यहाँ कौन है तुम्हारे पास? अम्मा कहती, ये नदी है ना, सब है इसमें, दुख भी, सुख भी, साथ भी और मौन भी। एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ा, लोग परेशान हो गए, कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए। अम्मा रोज उसी तरह नदी किनारे जाती, चुपचाप बैठती, जैसे कुछ नहीं बदला हो। एक बच्चा बोला, अम्मा अब तो पानी भी कम है। अम्मा ने नदी की ओर देखा और कहा, ये भी सीखे बेटा, कम हो जाना पर बहना न छोड़ना। और सचमुच नदी बहती रही, थोड़ी पतली हो गई पर बहना नहीं छोड़ा। शहर से एक पत्रकार आई थी, वो प्राकृतिक जीवन पर रिपोर्ट बना रही थी। उसने अम्मा से पूछा, आपका जीवन इतना शांत कैसे है? अम्मा ने बस इतना कहा, मैं कुछ करती नहीं, अब बस बहती हूँ। मतलब
जो आता है आने देती हूँ, जो जाता है जाने देती हूँ। नदी ने यही सिखाया, बहते रहो, रुकना मत, मत पकड़ो मत रोको, बस बहो। पत्रकार स्तब्ध रह गई। अब गांव में जब कोई परेशान होता तो लोग कहते, जाओ अम्मा के पास बैठो, कुछ कहेंगी नहीं, पर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं थे, अनुभव था। वो समझाती नहीं थी, बहा देती थी। एक सुबह गांव वालों ने देखा, अम्मा चौकी पर नहीं थी, झोंपड़ी में अम्मा की चप्पलें थीं, गमछा था और एक छोटा सा कागज। मैं अब पूरी तरह बहने चली गई हूँ, इस शरीर को छोड़कर उस नदी में समा जाऊंगी जिससे मैंने जीवन जिया। अगर कभी दोहक लगे तो किनारे बैठना, मैं लहर बनकर तुम्हें छू जाऊंगी। अब भी लोग कहते हैं सुबह की पहली लहर अम्मा की होती है, और जब कभी किसी को कुछ नहीं सूझता तो वो नदी किनारे बैठते हैं और मौन में कहते हैं, अम्मा क्या करूं? और लहरें जवाब देती हैं, कुछ मत कर, बस बह जैसे मैं बह रही हूं। कम नदाम हर कोने में फूल, हर आंगन में तुलसी और हर छत पर नीली नीली हवा। यहीं रहती थी छोटी सी बच्ची गौरी, उम्र 5 साल। बबौरी ज्यादा बोलती नहीं थी, ना लड़ती ना शिकायत करती, बस अकेले खेलती थी, कभी पैरों के नीचे, कभी पट्टियों को बिछाकर उनका बिस्तर बनाकर। गांव वाले कहते, ये बच्ची थोड़ी अलग है, शायद दुनिया को जरा और सुंदर देखती है। गौरी की सबसे प्यारी जगह थी गांव के पास का एक बगीचा, जहां ढेरों रंग बिरंगे फूल और पेड़ थे, और वहां होती थीं तितलियां, हर रंग की, हर आकार की, कुछ नीली, कुछ पीली, कुछ लाल कादी, और कुछ ऐसी जो हवा जैसी लगती। गौरी सुबह सुबह अपनी छोटी टोकरी उठाकर बगीचे पहुंच जाती, वहां बैठती, एक फूल चुनती, फिर तितलियों को निहारती। वो उनसे बातें करती थी, पर आवाज से नहीं, आंखों से। एक दिन गांव की एक और बच्ची बोली, तितलियां तो उड़ जाती हैं, वो किसी की नहीं होती। गौरी ने कहा, वो किसी की नहीं होती, इसीलिए तो सबकी होती है। गौरी की मां कभी चिंतित होती, ये खेलती नहीं, बस तितलियों से बात करती है। पिता हंसते, उसे रहने दो, कभी कभी तितलियां जो सिखा जाती हैं वो किताबें नहीं सिखा सकती। एक बार गांव में बहुत आंधी आई, बगीचा उजड़ गया, पेड़ गिर गए और फूल उड़ गए। गौरी दौड़ती हुई वहां पहुंची, देखा कोई तितली नहीं थी, वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई। किसी ने पूछा, गौरी तितलियां नहीं आई? गौरी ने कहा, शायद वो डर दें, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं यही हूं, ताकि जब लौटें तो अकेली ना हो। उसने अगले 7 दिन बिना चूके वहीं बैठना जारी रखा। 7वें दिन एक नीली तितली उसके कंधे पर आकर बैठ गई। गौरी मुस्कुराई, तू आ गई। धीरे धीरे बाकी तितलियां भी लौट आईं, जैसे किसी मौन निमंत्रण को सुनकर। अब गांव के बच्चे भी गौरी के पास आने लगे। वो उन्हें फूलों की भाषा सिखाती, कैसे पत्तों पर पानी की बूंदें इकट्ठी होती हैं, कैसे तितलियां सबसे पहले फूलों से नहीं, शांति से आकर्षित होती हैं। कभी कभी वो कहती, तितलियां गुस्से से नहीं आती, उन्हें मौन अच्छा लगता है, अगर तुम शांति से बैठो तो वो तुम्हारे पास खुद आ जाएंगी। एक दिन गांव में एक दादी आई, बहुत उदास, बहुत थकी हुई। उन्होंने गौरी से पूछा, बेटी तितलियां तुमसे बात कैसे करती हैं? गौरी ने उनके हाथ में एक फूल रखा और कहा, आप जरा आंखें बंद करें और जो भी याद आए उसे हवा में छोड़ दें। तितलियां वही होती हैं जहां कोई कुछ नहीं पकड़ता। दादी चुपचाप बैठ गईं। कुछ देर बाद एक छोटी नारंगी तितली आकर उनकी हथेली पर बैठ गई। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर मुस्कान भी थी। अब गांव वालों को समझ आने लगा, गौरी कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि शांति की दूत है। वो किताबों की नहीं, फूलों और पंखों की भाषा जानती है। अब बगीचा गौरी का घर बन गया है। जो कोई थका हुआ हो, उदास हो, कुछ समझ न पा रहा हो, उसे बस ये कहना होता है, गौरी के पास जाओ, तितलियां तुम्हारी बात सुन लेंगी। और सच में जब वो तितलियां उड़ती हैं तो साथ में दुख, थकान और सवाल भी उड़ जाते हैं। अब भी वो बच्ची वहीं हैं। हर सुबह उसी बगीचे में, आसमान नीला हो या धूसर, वो एक फूल पकड़ कर कहती है, आज कौन सी तितली आएगी? और हर दिन कोई न कोई आ ही जाती है। कभी एक तितली, कभी कोई अकेला इंसान जो फिर अकेला नहीं रहता। गांव के एक कोने में जहां खेत खत्म हो जाते थे, वहां एक अकेला पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत ऊंचा, बहुत स्थिर। लोग उसे वटबाबा कहते थे। उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था, न कोई झूला, न कोई नाम की पट्टी, बस एक चट्टान जहां कभी कभी कोई आकर चुप बैठ जाया करता। वह पेड़ बोलता नहीं था, मगर उसकी छाया में एक मौन संगीत था जो हवा से ही बजता था। उसी गांव के पास एक छोटा सा पक्षी रहता था। नाम नहीं था उसका, पर रंग था नीला सफेद। हर सुबह वो आसमान में उड़ता, फिर दोपहर में लौट आता, उसी पेड़ की एक खास टहनी पर बैठने।
हर रोज लोगों ने देखा। यह सिलसिला सालों से चल रहा था। चाहे आंधी हो, बरसात हो या कड़ी धूप, वो पक्षी उसी टहनी पर आकर बैठता। कभी चहचहाता नहीं, बस बैठता और उड़ जाता, जैसे वो पेड़ उसके लिए आसमान में लौटने से पहले की आखिरी छांव हो। एक दिन गांव में एक बच्चा आया, नान। वो शहर से आया था गर्मी की छुट्टियां बिताने। उसे पेड़ और पक्षी की ये दोस्ती बड़ी अजीब लगी। वो हर दिन उस टहनी के नीचे बैठ जाता, पक्षी को आते हुए देखता। कभी कभी वो पूछता, तू हर दिन यहाँ क्यों आता है? पक्षी तो चुप रहता, मगर पेड़ की टहनी थोड़ी हिलती, जैसे कह रही हो क्योंकि यही उसका ठहराव है। धीरे धीरे रेहान को समझ आने लगा, उस पेड़ और उस पक्षी में एक रिश्ता है, ना किसी शर्त का, ना किसी उम्मीद का, बस मौन विश्वास का। एक ऐसा रिश्ता जो कहता है, मैं यहीं रहूंगा, जब तू थकेगा लौट आना। न पूछूंगा क्यों गया था, न कहूंगा मत जा, बस जब तक रहो मेरी टहनी तुम्हारी है। वर्ष बीत गए, गांव बदलता गया, घर पक्के बन गए, खेत सिकुड़ने लगे, पर पेड़ अब भी वही था और पक्षी अब बूढ़ा हो चला था। उड़ानें छोटी हो गई थीं, पंखों में थकान थी, पर वो अब भी हर दिन उस टहनी पर आकर बैठता था। अब वो ज्यादा देर रुकता, आंखें बंद कर लेता और पेड़ की शाखाएं जैसे हल्के हल्के थपकी देती। एक दिन गांव के किसी बच्चे ने देखा, वो पक्षी अब उड़ता नहीं, वो बस वहीं बैठा था, शांत स्थिर, जैसे कोई ध्यान में लीन हो। फिर किसी ने देखा, उसके पंख अब हिलते नहीं, वो वहीं हमेशा के लिए ठहर गया था। गांव वाले आए, कुछ ने कहा चलो दफना देते हैं या कहीं रख देते हैं, लेकिन तभी हवा चली, पेड़ की शाखाएं तेजी से हिली, मानो कह रही हो मत छुओ उसे, वो अब मेरा हिस्सा है। और उसी शाम एक नई कली फूटी, उसी टहनी पर जहां वह पक्षी हर दिन बैठता था। कली से फूल बना, फूल में हल्का नीला सफेद रंग था। लोगों ने उसे पंख फूल कहा। अब भी वह पेड़ वही है, पक्षी नहीं आता, पर उसकी उपस्थिति अब पेड़ में समा चुकी है। जो कोई थका हुआ, खोया हुआ, उसे बस वहां जाकर उस टहनी के नीचे बैठना होता है और हवा कान में धीरे से कहती है, यहाँ कोई था जो रोज लौटता था और यहाँ कुछ है जहां तुम भी लौट सकते हो। शहर के बाहर एक पुराना छोटा सा अनाथालय था, नाम था शांति निकेतन। यहाँ हर चीज थोड़ी फीकी थी, दीवारें थोड़ी उखड़ी हुई, छत से टपकता पानी और बच्चों के चेहरों पर एक साया। पर उसी अनाथालय में थी एक बच्ची, लावण्या, छोटी सी, दुबली, शांत, ना ज्यादा बोलती, ना रोती, ना हंसती, बस एक कोने में बैठी रहती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो या शायद खुद को। लावण्या को किसी ने कभी खिलखिलाते नहीं देखा, शायद इसलिए नहीं कि वह दुखी थी, बल्कि इसलिए कि वह अब तक समझ नहीं पाई थी कि खुशी होती कैसे है। एक दिन वह अकेले अनाथालय के पीछे वाले टूटे बगीचे में गई। वहां सिर्फ सूखे पौधे थे, टूटी क्यारी और थोड़ी सी धूप। और एक कोने में एक नीले फूल के पास बैठी थी एक तितली, हल्के पीले पंख जैसे सूरज ने खुद उसे रंगा हो। लावण्या चुपचाप बैठ गई, तितली उड़ी नहीं, बस वही रही। अगले दिन फिर गई, तितली फिर वही थी। इस बार अकेली नहीं, उसके साथ 2 और तितलियां थीं। लावण्या ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर ऐसा लगा जैसे कोई आ गया हो जो जाना नहीं चाहता। दिन बीतते गए, लावण्या हर दिन वहां जाती, बैठ फूल के पास बैठती, तितलियों को निहारती, कभी कोई पंख छूने की कोशिश नहीं करती। धीरे धीरे तितलियां उसकी गोद में आकर बैठने लगीं, कभी उसकी उंगलियों पर रुक जाती, कभी उसके बालों में छुप जाती। लावण्या ने कभी जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बोलने लगी थी अपने मान में। एक दिन संस्था की अधीक्षिका बोली, ये बच्ची अब बदली बदली लगती है, किसने इसे सिखाया मुस्कुराना? एक कर्मचारी बोला, शायद फूलों और तितलियों ने। लावण्या अब सुबह उठकर सबसे पहले बगीचे जाती, फूलों को पानी देती, गिरी पत्तियां समेटती, और उसके साथ साथ तितलियां भी आने लगीं। अनाथालय के बाकी बच्चे जब उसे देखते तो सोचते, क्या ये सच है? तितलियां इसके पास क्यों आती हैं? लावण्या ने एक दिन एक छोटी बच्ची को कहा, तितलियां डरती है शोर से और उन्हें खींच लाता है। मौन में छुपा प्रेम। धीरे धीरे लावण्या ने बगीचे को फिर से जिंदा कर दिया। नए फूल उगे, रंगों की भरमार हुई और तितलियां अब पूरे अनाथालय के बगीचे में मंडराती थीं। बच्चे भी अब वहां खेलने लगे, पेड़ पौधों से बातें करने लगे और अनाथालय अब उतना अनाथ नहीं लगता था, क्योंकि उसमें एक आत्मा जागी थी जो बोलती नहीं थी पर प्रेम बांटती थी पंखों से। एक दिन शहर से एक महिला आई, वह बच्ची गोद लेना चाहती थी। जब उसने लावण्या को तितलियों के साथ देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, क्या ये बच्ची मेरे घर की बगीचे में भी ऐसे ही तितलियां ला सकती है?
अधीक्षिका ने मुस्कुराकर कहा, तितलियां वहां जाएंगी जहां शांति होगी। अगर आप इसे घर ले जाएंगे तो शांति आपके घर भी पहुंचेगी। अब लावण्या अपने नए घर में है। एक बगीचा फिर से सज रहा है, नए फूल, नए पत्ते और फिर वही नीले फूल पर बैठी एक हल्की सी तितली। लावण्या धीरे से कहती है, तुम अब भी वो, क्योंकि मैंने अब रहना सीख लिया है।